हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नेपाल में यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार को पोखरा शहर के एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान क्रैश हो गया। इसमें 5 भारतीय समेत 72 लोग सवार थे, जिसमें से 68 लोगों की मौत हो चुकी है तथा अन्य की तलाश जारी है। हालांकि दुर्घटना के बाद एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। यहाँ टाइटेनियम धातु से बना होता है जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट, जिसे हम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR कहते हैं, यहाँ 80 से ज़्यादा जानकारी जैसे गति, ऊंचाई, दिशा, फ्यूल और केबिन टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। ये रेड या पिंक कलर का होता है, जिसे आसानी से कहीं भी ढूंढा जा सकता है। सेकंड पार्ट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR होता है। इस CVR में रेडियो प्रसारण, पायलट के बीच हुई बातचीत, इंजन से आने वाली आवाज़ें, ये सभी शामिल होती है। नेपाल में ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 30 सालों में इस तरह के 28 हादसे हो चुके हैं। करीब 10 साल पहले भी वहाँ एक हादसा हुआ था। उसमें भी एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में टूट गया था। सन 1992 में भी काठमांडू हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 170 यात्रियों की जान चली गई थी। कई लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र की स्थलाकृति, पर्वत चोटियाँ एवं सक्रिय घाटियाँ दुर्घटनाओं के खतरे को बढ़ाती है, क्योंकि इससे वहाँ की विजिबिलिटी कम हो जाती है। भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ के रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लगातार खतरा उत्पन्न करते रहते हैं और कभी कभी पायलट्स को उपकरण सही डेटा प्रोवाइड नहीं करवा पाते, जिसके चलते उन्हें अपने हिसाब से एयरक्राफ्ट को उड़ाना पड़ता है। इस दुर्घटनाग्रस्त विमान को लगभग 2 दशक पुराना मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन इस हादसे की वजह अगर हम वहां की स्थलाकृतियों के ऊपर थोप दें तो ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दुनिया में दूसरी जगह भी है, लेकिन वहां इतने हादसे नहीं होते। सवाल वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी पर उठने चाहिए कि इतने सारे हादसे के बाद भी वहां अपने एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। आखिर क्यों सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने बकायदा नेपाल की वायु सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की सरकार आंखें नहीं खोल रही। विमानों के नियमित परीक्षण, पायलट्स के प्रशिक्षण, ट्रेंड स्टाफ की कमी और पायलट एवं इंजीनियर की सेवा सुविधा में कमी जैसे कारकों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह वहां की विमानन कंपनियां भी सरकारी नियमों का पालन करने में खूब लापरवाही बरत रही हैं। अगर इसी तरह से घटनाएं होती रही तो वहां का एविएशन सेक्टर ठप पड़ सकता है। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है। अगर लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन भला अपनी जान जोखिम में डालकर हवाई यात्रा करेगा। इस मामले में भारत की बात करें तो भारत इस हादसे से सबक ले सकता है। बेशक अपने यहाँ अलग तरह की चुनौतियां हैं, पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA की कमजोरी हमारी चिंता की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि महानिदेशक के पद पर नौकरशाहों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन हमें जरूरत है विमान सेवाओं की तकनीक समझ रखने वाले व्यक्ति की। शुक्र है विमानन कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का अनुभव है, जिससे DGCA की कमियां ढक जाती है, मगर हम इसे ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर आपको लाइव मिनट का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था, जिसमें बताया था कि भारतीय उद्योगों के लिए 5 प्राथमिकताएं हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, जिसमें से फर्स्ट थी सस्टेनेबिलिटी को गंभीरता से लें। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रभावी डिकार्बोनाइजेशन के लिए हरित पहलों पर लगभग $8 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है, और ये एक बहुत बड़ी राशि है। इन पैसों का यूज हमें ग्रीन स्टील, हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर एंड क्लीन टेक्नोलॉजी में करना होगा। सेकंड, हमें अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्ट्रेटेजी को फिर से रीइग्नाइट
यूनाइट करने की जरूरत है। थर्ड, इनोवेशन को बढ़ाना होगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 65% की तुलना में भारतीय कंपनियों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल खर्च 40% से भी कम है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को खुद का मूल्यांकन करने की जरूरत है। नेक्स्ट उन्होंने बताई थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी को बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाउड एंड डिजिटल सर्विसेज 2025 तक अकेले 600 से 700 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। एंड लास्ट, हमें यहाँ भी स्वीकारना होगा कि ग्रोथ एंड रिसाइलेंस एक साथ चलते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेटेड इश्यूज में इन पॉइंट्स का यूज आप कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ लिथियम को लेकर थी कि लिथियम के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाना संभव नहीं है। प्रकृति में पाया जाने वाला लिथियम हमेशा शुद्धतम रूप में उपलब्ध नहीं होता, यह अन्य तत्वों से जुड़ा होता है। ऐसा इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति के चलते होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, जिसे यहाँ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आसानी से छोड़ देता है। इसीलिए लिथियम को इन पदार्थों से अलग कर पाना आमतौर पर एक जटिल प्रक्रिया है। यूरोप के पास पर्याप्त भंडार होने के बावजूद भी वहां लैटिन अमेरिका से लिथियम आयात कर रहा है। पुर्तगाल के पास इतना लिथियम है कि पूरे यूरोप की मांग को पूरा कर सके। वहीं जर्मनी में 27 लाख टन लिथियम है। यह मात्रा यूरोप में सबसे ज्यादा है, जो राइन नदी के तट के नीचे दबा हुआ है। लेकिन यूरोप में संरक्षणवादी लिथियम खनन चिंतनीय है। लैटिन अमेरिका में दुनिया का आधे से ज्यादा लिथियम भंडार मौजूद है। यहाँ खारे पानी की झीलों के नीचे नमक के साथ मिला होता है। झील से पानी निकालकर उसे वाष्पीकृत होने दिया जाता है और लिथियम संपन्न पदार्थ बच जाता है। फिर लिथियम को अलग करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी जहरीले होते हैं। इसके अलावा जब खारे पानी को झील से निकाला जाता है तो यहाँ का भूजल भी खींचना पड़ता है, जो यहाँ शुष्क इलाके की बड़ी समस्या है। जानकार मानते हैं कि वहाँ के इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक उपाय निकाला कि जियोथर्मल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड लिथियम प्रोडक्शन दोनों के लिए किया जा सकता है, जो पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है। आप लोग ये जानना कि दुनिया में लिथियम भंडार और कहां मौजूद हैं और इनके प्रोडक्शन से पर्यावरण के कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। फिर एक न्यूज़ ये थी कि हमारे उद्योग मंत्री ने एक बात कही कि देश के सभी स्टार्टअप इकाइयों को एक मजबूत डेटाबेस बनाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास डेटा होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सरकार को मदद मिलेगी। इससे सरकार का टाइम भी बचेगा और क्लियरिटी भी रहेगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।